अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। हमने जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को जो है ना शुरू किया हुआ था। 2 से 3 लेक्चर हम हमारे डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो है ना वो कैपेसिटी पार्टीज कॉम्पिटेंट कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो कि कॉम्पिटेंट हैं और कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ठीक है, ये चीज़ जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले 2 लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि एक पर्सन जो है वो ऑफ़र करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिर बाद में हमने ये डिस्कस किया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है ना वो क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या एसेंशियल होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वैलिड होगा, यानी कि उसको इन्फोर्सबिलिटी मिलेगी और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या हर पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्या एक माइनर जो है, माइनर देखिए बेसिकली जो पाकिस्तानी लॉज है उसके मुताबिक एक ऐसा शख्स जिसकी एज 18 से कम है और उसका CNSE नहीं बना। देखिए, 18 से कम एज है, आपका CNSE नहीं बना। ठीक है, आपका CNSE पाकिस्तान में तब बनता है जब आपकी एज 18 से अबव चली जाती है। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो कि 18 से कम है, ठीक है, वो माइनर कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो अगर एक क्या माइनर जो है यानी कि 18 से कम उम्र बच्चा वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, ये आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्या कंपनी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकती है, तो ये भी जो है ना वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्टैक्ट, देखिए कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि कॉम्पिटेंट है लॉ में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। देखिए, हर पर्सन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और कौन कौन से पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वो आप इसमें डिस्कस करेंगे। सेक्शन 11 इससे बेसिकली डील करता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो रेलिवेंट प्रोविजंस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वाले से वो सेक्शन 11 और 12 है। ठीक है, उसके बाद मेजोरिटी एक्ट 1875 है। ठीक है, जो कि हमें बताता है कि एज ऑफ मेजोरिटी क्या है। ठीक है, पाकिस्तान में बेसिकली 18 ईयर है। ठीक है, उसके बाद इसके क्रॉस रेफरेंस में सिविल CPC का ऑर्डर 32 रूल 1 है। ठीक है, जो बेसिकली ये कहता है कि एक जो माइनर है वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू यानी कि गार्डियन के थ्रू जो है ना वो अपना सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, वो उसको सू भी किया जा सकता है और वो सू भी कर सकता है। ठीक है, वो किन सिनेरियोज में वो हम जो है ना वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है 1890 में। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो उससे डील करता है। कॉम्पिटेंसी मीन्स इन कॉन्ट्रैक्ट की सेंस में कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन कि एक जो है ना वो पर्सन जो लीगल एक पर्सन की जो है ना लीगल कैपेसिटी है कि वो एक वैलिड एग्रीमेंट में जो है ना वो एंटर हो सकता है। ठीक है, और जो उस पार्टीज़ के दरमियान आपस में जो ऑब्लिगेशन सेट्स हुई हैं, ठीक है, जो राइट्स और ड्यूटीज़ डिटरमाइन हुई हैं उनको वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, वो मैच्योर है। ठीक है, और उसके पास लीगल फ्रीडम है, तो हम उसको जो है ना वो पर्सन को कॉम्पिटेंट कहेंगे। ठीक है, सर फ्रेडरिक जो बेसिकली कहते हैं कि वो कहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ अ पार्टीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी जो है वो अंडरस्टैंड करती है कि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, ठीक है, और टू अ रैशनल जजमेंट यानी कि वो एक रैशनल आंसर दे सकती है। ठीक है, तो दैट्स इज अ कॉम्पिटेंट जो है ना वो जो पार्टी है वो कॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अगर स्टैट्यूटरी डेफिनेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है बेसिकली सेक्शन 11 इसको जो है ना वो डिफाइन करता है कि हु इज़ अ कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन। ठीक है, एवरी पर्सन का मतलब है कि इधर दे आर अ मेल, इधर दे आर अ फीमेल, इधर दे आर अ लीगल पर्सन, इधर दे आर अ नेचुरल पर्सन। एवरी पर्सन, ठीक है, पर्सन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी PPC में। ठीक है, तो एवरी पर्सन जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन हु इज़ ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, वो मेजोरिटी जो उसने ना मेजोरिटी की एज अटेन की हो अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, और पाकिस्तान में लॉ यही है कि 18 साल से ऊपर। हु इज़ अ साउंड माइंड, ठीक है, और वो साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट डिस्क्वालीफाई बाय कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं कि हर शख्स तो कर सकता है, हर शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यह है जनरल रूल। ठीक है, लेकिन वो जो शख्स है वो एज ऑफ मेजोरिटी अटेन करता हो, साउंड माइंड हो, ठीक है, और उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो, तो वो पर्सन जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर तो एक पर्सन एज ऑफ मेजोरिटी ऑब्टेन करता है, साउंड माइंड भी है, लेकिन उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया, अब लॉ ने कैसे डिस्क्वालीफाई वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी कि एसेंशियल पूरे होने चाहिए तो ही आप कॉन्टैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विलियम एंसन भी बेसिकली ये कहते हैं कि डिपेंड अपॉन अ पर्सन स्टेटस इन लॉ हिज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। कि अगर एक पर्सन जो है ना वो उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी है कि वो अंडरस्टैंड करे कि जो नेचर और कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट वो परफॉर्म कर रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, तो वो जो है ना पर्सन जो है ना वो कॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वही जो हमने ऊपर पढ़े हैं कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, हर शख्स है, लेकिन वो शख्स जो है वो एज ऑफ मेजोरिटी भी होना चाहिए। ठीक है,
और साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, जो है ना उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो, ठीक है, तब भी जो है ना वो पर्सन कॉम्पिटेंट है कि वो जो है ना वो कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया एज ऑफ मेजोरिटी को, साउंड माइंड को और नॉट डिस्क्वालीफाइड। देखिए अब ये वो पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इनका उल्ट कर दें तो ये वो पर्सन है, यानी कि अगर एक पर्सन है जो कि एज ऑफ मेजोरिटी ऑब्टेन नहीं कर रहा, माइनर है, ठीक है, तो वो इनकम्पिटेंट है टू मेक अ कॉन्टैक्ट। अनसाउंड पर्सन जो है वो भी इनकम्पिटेंट है, और जिसको जो है ना लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है वो भी इनकम्पिटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉम्पिटेंसी को पढ़ रहे हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा शख्स जो है ना वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कौन सा पर्सन है जो कि इनकम्पिटेंट है, यानी कि वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो शख्स हैं जो कि जो है ना वो कॉन्टैक्ट में एंटर हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एज ऑफ मेजोरिटी पाकिस्तान में बेसिकली जो है ना वो 18 साल से ऊपर है, ठीक है। मेजर एक्ट सेक्शन 3 से डील करता है। माइनर जो है ना वो माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइड एंड एबनिशियो, ठीक है। अगर तो एक पर्सन है जिसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन नहीं की, यानी कि 18 से कम है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी जाता है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड एबनिशियो होगा, ठीक है। वाइड एबनिशियो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एबनिशियो का मतलब होता है कि इनिशियली ही वो वाइड होगा, ठीक है। अगर वो माइनर जो है वो कॉन्टेंट नहीं परफॉर्म करता तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं आएंगी, ये हम जो है ना वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें केस लॉस भी मैं आपको रेफर करता जाता हूँ कि माइनर इज डिस्क्वालीफाई फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट की रिसेंटली 2025 की जजमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के अगर एक माइनर जो है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं माइनर हूँ, ठीक है, और मैं बी के साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो आपको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे जो है ना इतने पैसे दे दें, ठीक है। अब बी जो है मुझे जो है ना वो प्रॉपर्टी के पैसे दे देते हैं, लेकिन मैं उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करता, ठीक है। अब वो मुझे कोर्ट में इस बेस पे सू नहीं कर सकता कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये कोर्ट इसको जो है ना वो बोले कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट बोलेगी उससे कि डेट्स इज अ वाइड एंड एबनिशियो, शुरू से ही जो है ना वो वाइड था। इस केस में भी बेसिकली ये हुआ था कि अगर तो एक बच्चे ने, एक माइनर ने, ठीक है, किसी के साथ कॉन्टैक्ट किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेगा, डिस्पोज ऑफ मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा, ठीक है, ट्रांसफर करेगा ओनरशिप विदाउट अपॉइंटेड एनी गार्डियन, उसका कोई गार्डियन नहीं है, ठीक है। अगर तो गार्डियन कर रहा है तो फिर वो सेपरेट सिनेरियो है, ठीक है। इफ एनी कॉन्टैक्ट इज एंटर टू अ सच ट्रांजैक्शन इज वाइड एंड एबनिशियो, ठीक है, वो शुरू से ही वाइड होगा, ठीक है, एंड नॉट हैविंग बाइंडिंग फोर्स, और उसको कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है, उसको परफॉर्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। यही बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था। उसके बाद एक माइनर जो है वो कैन नॉट रेटिफाई अ ग्रांटेड अपॉन अटेनिंग एज, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ जो है ना वो 17 साल की एज में कॉन्टैक्ट किया गया, ठीक है, वो जो कि वाइड एबनिशियो था, ठीक है, और 18 से अब जब मैं चला गया तो मुझे बोला गया कि आप इसको रेटिफाई कर दें, ठीक है, आप इस पर कंसर्न दे दें, और मैं उस पर कंसर्न दे दी, लेकिन तब भी वो जो है ना वो वाइड एबनिशियो ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था तभी से ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वाइड था। तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड है, ठीक है, तो लेटर स्टेज पे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। देखिए 17 साल की एज में मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ मुझे जो है ना रोकता है, ठीक है। तो जब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूँ और वही सेम कॉन्ट्रैक्ट मुझे कहा जा रहा है 18-19 साल की एज में कि उसको आप रेक्टिफाई कर दें, तो चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड था तो बाद में लेटर स्टेज पे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद साउंड माइंड ऑफ पर्सन, देखिए साउंड माइंड्स को जो है ना सेक्शन 12 में एक्सप्लेन किया गया कि साउंड माइंड बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको पूरी सोच समझ हो, ठीक है, कि ये जो हम एक्ट परफॉर्म करेंगे क्या है एक्ट है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 12 कहता है कि अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि नेचुरली जो है ना वो अनसाउंड है, नेचुरली जो है ना वो पर्सन अनसाउंड है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तब उसको हर चीज़ की अक्लबूत समझ आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, ये सेक्शन 12 कहता है। लेकिन अगर एक पर्सन है वो नेचुरली तो साउंड माइंड है, ठीक है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तब वो अनसाउंड माइंड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ जो है ना वो किसी पर्सन को आप शराब पिला के, अल्कोहल पिला के, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, या कोई पर्सन जो है वो उसको दौड़े पड़ते हैं मिर्गी के, लेकिन जब वो मेडिकली उस सिचुएशन में होता है तो आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने सिनेरियो बताए हैं अल्कोहल वाले, या अगर वो पर्सन फीवर में है उसको समझ नहीं है, आप तब उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हो तो वो भी वाइड होगा, ठीक है। अगर आप उसको जो ना वो को मेडिकल इशू है और उस दरमियान आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हो वो भी वाइड होगा। साउंड माइंड ऑफ पर्सन का ये मतलब है, ठीक। इस कोड में, इस केस में बेसिकली यही हेल्ड किया गया था कि कॉन्टैक्ट बाय अनसाउंड पर्सन इज नॉट इन्फोर्सेबल, उसको इन्फोर्सेबल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ,
नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ का मतलब ये है कि उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को जो है ना वो लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो। जैसे कि एलियन एनिमी थे, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। कन्विक्ट पर्सन जो है वो कॉन्टैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट कहते हैं जो बैंक करप्ट हो गया। बैंक करप्ट मीन के एक पर्सन के ऊपर जो है ना वो लाखों करोड़ों का कर्जा है और वो कर्जा पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कैपेबल नहीं है, तो उसको जो है ना वो कोर्ट जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है, यानी कि बैंक करप्ट है ये, ठीक है। कंपनीज फर्म्स के साथ जो है ना वो आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। आप उन्हीं सूरत में देखिए, जब भी आप कंपनी में, अभी इस पे शुरू में भी मैंने बात की थी कि क्या हम कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप कंपनी के साथ कांटेक्ट तब कर सकते हैं जब उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो, ठीक है। अगर तो उनके मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, तो तब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। अगर तो उनके आर्टिकल और मेमोरेंडम में नहीं लिखा, ठीक है, ये आप कंपनी एक्ट 2017 पाकिस्तान में जो है ना एप्लीकेबल है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेमोरेंडम क्या है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ठीक है। ये बेसिकली कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिस पे लिखा होता है कि कंपनी ये एक्ट परफॉर्म करेगी और इसके लिए कंपनी बनाई गई है, ठीक है। तो अगर उसमें लिखा है तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं लिखा तो नहीं कर सकते। अगर आप उनके साथ, अगर तो मेमोरेंडम या आर्टिकल एसोसिएशन में दोनों में नहीं लिखा, तो फिर अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में एंटर होते हैं तो वो कॉन्टैक्ट वाइड अब इशू होगा, ठीक है, वो भी बेसिकली वाइड कॉन्टैक्ट होगा और आप बाद में आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते अगर तो कंपनी गपला करती है आपके साथ। उसके बाद फॉरेन सॉवरेन और डिप्लोमेट के साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेक्शन जो है ना 11 बेसिकली कहता है। उसके बाद इसकी समरी जो ये है बेसिकली कि एज अगर आपकी 18 से अबव है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका माइंड कैपेबल है, लॉ ने आपको बार नहीं किया तो आप कर सकते हैं। ये हमने वो पढ़े थे लोग जिनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि इन कैपेसिटी टू मेक अ कांटेक्ट, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि नॉट कैपेबल हैं कि वो कांटेक्ट नहीं कर सकते। पहले ये पढ़ेंगे कि ड्यू टू मेंटल डेफिशिएंसी, ठीक है, मतलब वो अनसाउंड माइंड है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर वो साउंड माइंड है तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि वो अगर तो इनकैपेबल कौन पर्सन होगा कि अगर तो वो अनसाउंड माइंड है, यानी कि उसको अक्ल बूझ समझ नहीं है, ठीक है, तो वो जो है ना वो कांटेक्ट में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तो वो लुनेसी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन की वजह से है, वो मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो अभी आपके साथ शेयर की थी कि अगर आप किसी को शराब पिला के या ऐसे जो है ना वो कॉन्टैक्ट में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, मेंटली वो वीक है, आप उसके साथ कॉन्टैक्ट में एंटर हो जाते हैं, वो कॉन्टैक्ट परफॉर्मेबल नहीं होगा, ठीक है। इनकम्पेसिटी ड्यू टू स्टेटस और पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट जो इसका पढ़ा था कि आप जो है ना वो पर्सन को डिस्क्वालीफाई ना किया हो, ठीक है, तो आप उसके साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोर्ट ने या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, इनकम्पिटेंट, यानी कि वो आप उसके साथ कॉन्टैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो पर्सन इनकैपेबल है, आप उसके साथ कॉन्टैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि वही चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। समटाइम देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि समटाइम आपसे ये सवाल पूछता है कि विच पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट पे लिखे, ठीक है, तो फिर आपने ये सारा लिखना है यहाँ तक, ठीक है। और सम टाइम आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इनकम्पिटेंसी पे लिखें, ठीक है। यहाँ पे इनकम्पिटेंसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकम्पिटेंसी मीन कि कौन ऐसा पर्सन जो कि कॉन्टैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ऐसे शख्स जो कि कॉन्टैक्ट में एंटर हो सकते हैं, जैसे कि एज ऑफ मेजॉरिटी है तो हो सकते हैं, साउंड माइंड है तो हो सकते हैं, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हो सकते हैं, ठीक है। और जो माइनर है, ठीक है, वो भी जो है ना वो इनकम्पिटेंट है, वो भी कॉन्टैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। ये हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं, कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं कि माइनर जो है वो कुछ कॉन्टेक्ट्स में एंटर हो सकता है, जैसे कि नेसेसिटी सप्लाई फॉर माइनर सेक्शन 16(8) कहता है, ये कुजाई कॉन्ट्रैक्ट के वाले से है, ठीक है। कुजाई कॉन्ट्रैक्ट ये होता है बेसिकली कि ये फॉर्मली तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हमने क्या टर्म एंड कंडीशन पढ़ी थी, ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कॉन्सिडरेशन होनी चाहिए, लीगल रिलेशन होनी चाहिए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना बनता है, ठीक है। लेकिन कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मली कॉन्टैक्ट नहीं होता। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको रोड के ऊपर से किसी का पर्स मिलता है, ठीक है, और आपको पता भी है कि उस पर्सन की CNIC अंडर मौजूद है, उसका पूरा एड्रेस लिखा है, वो आपका और उस पर्सन का जो उस पर्स का ऑनर है, आपका एक कॉन्टैक्ट तभी से क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है एक कुजाई कॉन्टैक्ट। फॉर्मली तो कोई एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कंसिडरेशन सेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने पर्स उठाया, आपका और उसके साथ कॉन्टैक्ट जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, उसको कहते हैं कुजाई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना वो माइनर के ऊपर भी कुछ एक्सेप्शन है कि अगर कोई नेसेसिटी सप्लाई किया गया है माइनर को, नेसेसिटी सप्लाई मीन्स कि अगर फूड दिया गया है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें, कपड़े दिए गए हैं, एजुकेशन दी गई है, मेडिसिन दी गई है, ठीक है, तो उस मेडिसिन के बदले में फॉर एग्जाम्पल अब मैंने किसी माइनर को फूड दिया है, ठीक है, और माइनर जो है ना मुझे उसके पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, तो उस बेस पे मैं जो है ना माइनर को
सू कर सकता हूँ उसकी प्रॉपर्टी के वाले से, ठीक है। पर्सनली माइनर लाइबल नहीं होगा, ठीक है। मैं उसकी प्रॉपर्टी में से जो है ना वो फूड के या कपड़ों के या एजुकेशन के पैसे ले सकता हूँ, ठीक है। इस केस में बेसिकली ये हेल्प किया था, टेलर फेल टू रिकवर एट द क्लॉथ सप्लाई वे आर नॉट प्रोवाइड नेसेसरी, ठीक है। कि अगर तो उसको नेसेसरी है, यहाँ पे फर्स्ट चीज़ लिखी है कि नेसेसरी, अगर तो माइनर को ज़रूरत थी, ठीक है, उस ज़रूरत के टाइम पे मैंने वो चीज़ दी है, ठीक है। ये नहीं है कि माइनर को ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने पकड़ के वो चीज़ दे दी, ठीक है, और बाद में मैं उससे पैसे क्लेम करता रहूँ, ऐसा नहीं है। ज़रूरत होनी चाहिए। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्टैक्ट थ्रू गार्डियन, ठीक है। अगर तो गार्डियन के थ्रू कॉन्टैक्ट किया है तो तब भी जो है ना वो फिर गार्डियन के थ्रू ये जो है ना उसको सू किया जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे सीपीसी के वाले से पढ़ा भी था, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसको क्रॉस रेफरेंस में एंट्री किया कि जो है ना वो गार्डियन के थ्रू आप माइनर को सू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था 2023 में कि अ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर कुड नॉट बी सोल्ड, कि जो माइनर की प्रॉपर्टी है ना वो उसको सोल्ड नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग उसका फादर भी सोल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। उसको मतलब कि बेच नहीं सकता उसका फादर भी। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, अगर तो उसका फादर जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के थ्रू जो है ना वो मतलब कि उसका नेचुरल गार्डियन है, बायोलॉजिकल गार्डियन है, तो वो सेल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर गार्डियन ने यानी कि फादर ने मरने से पहले कोई वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद जो है ना मेरे बच्चे का गार्डियन ये होगा, फॉर एग्जांपल मरने के बाद जो ना गार्डियन ए होगा, तो अगर ए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है यानी सोल्ड कर देता है तो तब उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फादर यानी कि बच्चे का दादा अगर प्रॉपर्टी सोल्ड कर देता है, ठीक है, तो वैलिड कंसीडर किया जाएगा। अगर जो है ना वो दादा कोई विल कर देता है कि जो है ना वो हमारे बाद जो है ना इस बच्चे का गार्डियन जो है ना वो ए होगा, तो अगर ए जो है वो फिर उस सिनेरियो में अगर ए प्रॉपर्टी को सोल्ड करता है तो जो है ना वो वैलिड जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो ये बेसिकली चार जो है ना वो एसेंशियल बताए थे लाहौर हाई कोर्ट ने कि अगर फादर, ठीक है, फादर को विल कर जाते हैं मरने से पहले, ठीक है, और फादर के फादर यानी कि दादा, और दादा अगर को विल कर जाते हैं तो फिर जो है ना फादर ऑफ माइनर वाज नेवर अपॉइंटेड एज अ गार्डियन। अगर तो जो है ना वो फादर जो माइनर का फादर उसने कोई गार्डियन नहीं अपॉइंट किया तो फिर कोर्ट जो है ना वो अंडर सेक्शन 29 ऑफ गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 कोर्ट जो है ना वो गार्डियन अपॉइंट करेगी। तो अगर वो गार्डियन सेल करता है प्रॉपर्टी तो जो है ना वो या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है माइनर के बिहाफ पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद माइनर इन पार्टनरशिप है, जैसे जब हम पार्टनरशिप को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि एक माइनर जो है वो किसी फर्म का या किसी भी चीज़ का पार्टनर बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई फर्म ओपन करनी है तो मेरे साथ जो है ना वो माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है, ठीक है। उसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा वो माइनर को इक्वली मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कल को कोई कर्ज आ जाता है या हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो माइनर के ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी, ठीक है। वो लाइबल नहीं होगा, नो पर्सनली लाइबल फॉर लॉस, वो पर्सनली कोई लाइबल नहीं होगा, लेकिन वो जो है ना बेसिकली पार्टनर जो है ना वो बन सकता है, माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो वक्फ़ुल औलाद कर देते हैं, कि वक़्फ़ जो है ना अपनी प्रॉपर्टी औलाद के लिए जो है ना वो वक़्फ़ कर देते हैं, ठीक है, कि मतलब जो भी बेनिफिट आएगा वो औलाद को जाएगा, ठीक है। तो माइनर जो है वो बेनिफिशियरी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता। माइनर एजेंट बन सकते हैं क्योंकि जब एजेंट जो भी एक्ट परफॉर्म करता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे परफॉर्म करता है और जो भी पनिशमेंट दी जाती है वो प्रिंसिपल को दी जाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ जनरल एक्सेप्शन भी पढ़ी कि कुछ किन केसेस में जो है ना वो माइनर जो है ना वो एंटर हो सकता है थ्रू पार्टनरशिप और गार्डियन के थ्रू, ठीक है, और उसके बाद बेनिफिशियरी बन सकता है, एजेंट बन सकता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे नेसेसिटी सप्लाई ऑफ गुड्स और एनी जो है ना वो थिंग्स टू अ माइनर, तो उसके लिए वो लाइबल होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो हम रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।